Good evening, students. So, this is our lecture number 46 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2023. ठीक है? Let me just add some sections here. ठीक है? तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 170 सबसेक्शन 1 पर अपने डिस्कशन को कंक्लूड किया था. ठीक है, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर वहां से कंटिन्यू करते हैं. तो हमने क्या समझा था? सेक्शन 168 क्या बोलता है? इट टॉक्स अबाउट अ सिचुएशन जब सेक्शन 157 के अंदर विच टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन. अगर सेक्शन 157 के अंदर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं कि द सबॉर्डिनेट ऑफिसर कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन इन बिहाफ ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज द पुलिस स्टेशन, तो जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर की जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होगी इट वुड बी फर्स्ट फॉरवर्डेड टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन. ठीक है, जो कि सब्सिक्वेंटली उसको अगेन मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देंगे. मतलब जो रिपोर्ट की सबमिशन होगी मैजिस्ट्रेट को वो की जाएगी बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन. ठीक है, नॉटविथस्टैंडिंग कि द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कंडक्टेड बाय अ सबॉर्डिनेट ऑफिसर. फिर हमने सेक्शन 169 में क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में एक्यूज्ड है, ठीक है, यहां पर मैं आपको एक चीज नहीं बताया था शायद से, कि जैसे सेक्शन 167 के अंदर जब 24 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है और एक्यूज को प्रोड्यूस किया जाता है मैजिस्ट्रेट के पास. ठीक है, तो फर्स्ट 15 डेज में इंटरचेंजेबल कस्टडी होती है. ठीक है, अब सपोज इस फर्स्ट 15 डेज में मैजिस्ट्रेट ने 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी ग्रांट कर दी. ठीक है, तो अगर सेक्शन 167 के अंदर मैजिस्ट्रेट ने पुलिस कस्टडी ग्रांट की है एंड द एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस बिकॉज ऑफ सेक्शन 167, यहां पर भी ऑन द ग्राउंड ऑफ डेफिशिएंट एविडेंस द एक्यूज्ड कैन बी रिलीज्ड अंडर सेक्शन 169. ठीक है, तो 169 क्या बोलता है कि पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की, इंट्रोगेशन किया, ये सब करने के बाद ही केम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज नॉट सफिशिएंट एविडेंस टू मूव फॉरवर्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड. ठीक है, तो वो क्या करेंगे? उसको रिलीज कर देंगे. बट वो उसको रिलीज कब कर सकते हैं? ओनली इफ द एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस. ठीक है, ये मैंने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया था इस एस्पेक्ट को. ठीक है, ये आपको क्लियर है? अब आते हैं सेक्शन 170 पे. तो हमने सब सेक्शन 1 पढ़ा था, फिर से रीड करते हैं सब सेक्शन 1 को. इट सेज इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दैट देयर इज sufficient evidence or reasonable ground as aforesaid, such officer shall forward the accused under custody to a magistrate empowered to take cognizance of the offence upon a police report and to try the accused or commit him for trial, or if the offence is bailable and the accused is able to give security, shall take security from him for his appearance before such magistrate on a day fixed and for his attendance from day to day before such magistrate until otherwise directed. ठीक है, 170 में हमने क्या पढ़ा था? 169 में हमने पढ़ा कि अगर डेफिशिएंट एविडेंस है तो पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि इफ द एक्यूज्ड इज इन पुलिस कस्टडी तो वो उसको रिलीज कर सकते हैं. लेकिन अगर वो जुडिशियल कस्टडी में है एंड द पुलिस ऑफिसर केम टू द कंक्लूजन कि इसके अगेंस्ट में हमें डेफिशिएंट एविडेंस मिले तो वो उसको रिलीज नहीं कर सकते बिकॉज ही इज इन द जुडिशियल कस्टडी एट दैट मोमेंट. अब सपोज ही इज इन द जुडिशियल कस्टडी एंड द पुलिस ऑफिसर केम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज डेफिशिएंट एविडेंस, तो उसको रिलीज कैसे किया जाएगा? मैं आपको बताऊं उसका प्रोसीजर क्या होगा. बेसिकली वहां पर पहले पुलिस ऑफिसर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करेंगे मैजिस्ट्रेट को. क्या मैजिस्ट्रेट क्लोजर रिपोर्ट से बाउंड है? नहीं है. ठीक है, बट अगर क्लोजर रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, अंडर सेक्शन 59. ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि आफ्टर मेकिंग द अरेस्ट द एक्यूज्ड कैन बी रिलीज्ड ईदर अंडर सेक्शन 59 और अंडर सेक्शन 169. इन दोनों सेक्शंस को याद रखिएगा. ठीक है, सेक्शन 59 के अंदर पुलिस ऑफिसर एंड मैजिस्ट्रेट दोनों के पास ये पावर होती है कि वो एक्यूज्ड को रिलीज कर सकते हैं अगर इंट्रोगेशन करने के बाद सफिशिएंट एविडेंस उनको नहीं मिल रहे हैं तो. ठीक है, फिर हम लोग गए 170 की तरफ. 170 में हमने क्या जाना कि अगर एक्यूज्ड के अगेंस्ट में सफिशिएंट एविडेंस है, ठीक है, तो वहां पर पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे? अगर वो जो एक्यूज्ड है ही इज इन द पुलिस कस्टडी तो वो उसको कोर्ट की कस्टडी में भेज देंगे. दैट इज
दैट इज जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, तो वो से क्या करेंगे, जो पुलिस की कस्टडी है वहां से उसको फॉरवर्ड कर देंगे अंडर द कस्टडी ऑफ द मैजिस्ट्रेट विच इज बेसिकली जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, हमने कॉग्निजेंस का सेक्शन समझा था ना, सेक्शन 190, दोबारा डेल्व नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, हाँ, और हमने ये भी समझा था कि अगर सपोज द एक्यूज्ड इज आउट ऑन बेल, अगर उसको बेल पर छोड़ दिया गया था एंड सब्सिक्वेंटली जो पुलिस ऑफिसर है वो चार्जशीट सबमिट कर देते हैं बेस्ड ऑन द ग्राउंड कि दे हैव फाउंड सफिशिएंट एविडेंस, तो वहां पर ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस द एक्यूज्ड इज कंप्लाइंग विद द कंडीशंस ऑफ द बेल। ठीक है, अगर बेल में ये कंडीशंस लिखी गई है कि आपको अपने प्रेजेंस को इंश्योर करना है एट वॉट एवर टाइम पीरियड वी वांट यू टू इंश्योर, मतलब अगर आपको मजिस्ट्रेट के सामने अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करना है या फिर अगर आपको पुलिस स्टेशन में अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करना है, ठीक है, वॉट एवर द केस में बी, अगर वो अपनी प्रेजेंस को इंश्योर कर रहा है, इफ ही इज कंप्लाइंग विद द कंडीशंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बेल, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा ऑटोमेटिकली। आफ्टर द सबमिशन ऑफ द चार्जशीट एक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। हमने ये अच्छे से समझा था। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूं। अब सपोज क्या होता है कि द पुलिस ऑफिसर फाउंड सफिशिएंट एविडेंस। ठीक है, द पुलिस ऑफिसर फाउंड सफिशिएंट एविडेंस एंड द एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ कोर्ट, दैट इज जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, जो एक्यूज्ड है वो जुडिशियल कस्टडी में है, तो वहां पर एक्यूज्ड को अब कैसे बुलाया जाएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, वाया सेक्शन 267। ठीक है, यहां पर मैजिस्ट्रेट एक प्रोडक्शन वारंट इशू करते हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन वारंट इशू करके जो जेलर होते हैं उनको डायरेक्शन देते हैं कि एक्यूज्ड की जो प्रेजेंस है उसको इंश्योर किया जाए एट द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। ठीक है, मैजिस्ट्रेट जैसे भी चाहें, जिस भी टाइम पर चाहें वो प्रोडक्शन वारंट इशू कर सकते हैं कि एक्यूज्ड अगर जुडिशियल कस्टडी में तो वहां से उसको लाया जाए। अगर एक्यूज्ड बेल पर है तो बेल पर क्या होगा, अगर वो बेल के टर्म्स एंड कंडीशन से कंप्लाई कर रहा है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ट्रायल पे जब भी उसको बुलाया जा रहा है वो अपनी प्रेजेंस को इंश्योर कर रहा है, इंक्वायरी पे जब भी उसको बुलाया जा रहा है वो अपनी प्रेजेंस को इंश्योर कर रहा है। ठीक है, ये आपको क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 1। अब सबसेक्शन 1। नाउ लेट्स कम डाउन टू सबसेक्शन 2। When the officer in charge of a police station forwards an accused person to a magistrate or takes security for his appearance before such magistrate under this section, he shall send to such magistrate any weapon or other article which it may be necessary to produce before him, and shall require the complainant and so many of the persons who appear to such officer to be acquainted with the facts and circumstances of the case as he may think necessary, to execute a bond to appear before the magistrate as thereby directed, and prosecute or give evidence as the case may be in the matter of the charge against the accused। अब सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? अब सपोज पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट सबमिट कर दी। ठीक है, अब चार्जशीट जब उन्होंने सबमिट की थी तो जो एक्यूज था ही इज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। ठीक है, पुलिस कस्टडी में वो उस टाइम पे था। तो अगर वो पुलिस कस्टडी में है एंड पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट सबमिट कर दी है तो वो क्या करेंगे, मतलब ऑल्सो इफ इज नॉट ऑन बेल, तो वो क्या करेंगे, उसको फॉरवर्ड कर देंगे अंडर द कस्टडी ऑफ द कोर्ट विच इज जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, जब वो एक्यूज्ड को फॉरवर्ड करेंगे मैजिस्ट्रेट के पास बेसिकली जुडिशियल कस्टडी में, तो along with that he will also forward any weapon or other article which it may be necessary to produce before him। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करते टाइम जो भी वेपन वगैरह कलेक्ट किया, मान लो जो एक्यूज था उसने मर्डर कमिट किया था। ठीक है, उसने पिस्टल लिया था, पिस्टल से किसी इंसान को शूट कर दिया, तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे वो जो पिस्टल होगा उसको तो फोरफिट किया ही होगा पुलिस ऑफिसर ने, उसको तो कलेक्ट किया ही होगा। ठीक है, तो जो पिस्टल होगा वो भेजे जाएंगे। साथ ही साथ अगर मान लो मर्डर करने के बाद जो एक्यूज था उसके बॉडी में पूरे ब्लड स्टेन्स लगे थे, उसके जो उसने कपड़े पहने हुए थे उसे ब्लड स्टेन्स लगे थे, तो जो वो कपड़ा होगा वो भेजा जाएगा मजिस्ट्रेट को। ठीक है, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको एज एन एविडेंस यूज किया जाएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, वो पुलिस ऑफिसर को भेजने पड़ेंगे टू द मजिस्ट्रेट। ठीक है, मैं फिर से पढ़ता हूं, यहां तक पढ़ते हैं एक बार। When the officer in charge of a police station forwards an accused person to a magistrate or takes security for his appearance before such magistrate under this section, he shall send to such magistrate any weapon or other article which it may be necessary to produce before him। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर आप एक्यूज को फॉरवर्ड कर रहे हो मैजिस्ट्रेट के पास
तो अलॉन्ग विद दैट आपने जो वेपन कलेक्ट किया है या फिर आपने जितने भी एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं जिसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल आप यूज़ कर सकते हैं, जिनकी एक सब्सटेंशियरी वैल्यू होगी, वो सारी चीज़ें भी आपको मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे लिखा है और टेक सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर एक्यूज वॉज आउट ऑन बेल, ठीक है, तो जो बेल की एक कॉपी है ना वो भी भेजनी पड़ेगी आपको मैजिस्ट्रेट को अलॉन्ग विद दीज आर्टिकल्स। अब एंड से आगे पढ़ते हैं। एंड शैल, पहले बता दे रहा है ये मैंडेटरी है, एंड शैल रिक्वायर द कंप्लेनेंट and so many of the persons who appear to such officer to be acquainted with the facts and circumstances of the case as he may think necessary to execute a bond to appear before the magistrate as thereby directed and prosecute or give evidence as the case may be in the matter of the charge against the accused। अब यहाँ पर आगे क्या बोलता है, चलिए हमें ये तो समझ में आ गया कि आफ्टर द सबमिशन ऑफ चार्जशीट हम एक्यूज को फॉरवर्ड कर देंगे टू द मैजिस्ट्रेट। इट इज़ वेरी मच क्लियर, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना, ताकि उसका इंक्वायरी और ट्रायल किया जा सके। यहां पर ये जो इसका सेकंड पार्ट है सबसेक्शन 2 का, ये कहता है कि जो कंप्लेनेंट है, ठीक है, और जितने भी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं, कंप्लेनेंट एंड प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, ठीक है, उनसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा, ठीक है, उनसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा, एग्जीक्यूट करवाया जाएगा एक बॉन्ड उनसे, कि जब भी हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करें बिफोर द मैजिस्ट्रेट, तो आप अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा, इसका सेकंड पार्ट ये कहता है कि जो भी कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट मतलब कौन, जिसने एफआईआर लॉन्च की है या फिर एनसीआर लॉन्च की है, ठीक है, वो एंड अलॉन्ग विद दैट जितने भी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस मतलब क्या, सेक्शन 162 के अंदर, सॉरी सेक्शन 161 के अंदर जिन विटनेसेस की स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड की है, बिकॉज they were of the opinion that these persons are acquainted with the facts and circumstances of the case, ठीक है, उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किए, एंड साथ ही साथ जो वो विटनेसेस हैं उनको पुलिस ऑफिसर यूज भी करेंगे ड्यूरिंग द जो प्रोसिक्यूशन है वो यूज भी करेंगे एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं उनकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, ठीक है, उनकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन विटनेसेस को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल नहीं बुलाया जा सकता उनके जो भी उनकी टेस्टिमनी है उसको सुनने के लिए, ऐसा नहीं है। प्रोहिबिशन जो है वो खाली रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स पर है, लेकिन जितने भी विटनेसेस हैं जो कि प्रोसिक्यूशन को लगता है कि दे आर एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उनको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल बुलाया जा सकता है, लेकिन जो उनके द्वारा स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है उन स्टेटमेंट्स को आप ट्रायल के टाइम पे यूज नहीं कर सकते। एक प्रोहिबिशन है आपके ऊपर अंडर सेक्शन 162, याद है ना आपको, प्रोहिबिशन डाला गया आपके ऊपर अंडर सेक्शन 162 कि आप उसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो विटनेसेस हैं उनको तो आप बुलाओगे ना, वहां पर वो आके अपना बयान देंगे, जो जज हैं वो उनके बयानों को सुनेंगे, ठीक है, जो एक्यूज्ड है वो उनका क्रॉस एग्जामिन करेगा, मतलब जो एडवोकेट एक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डिफेंस है वो उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे, कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो होंगी ना वहाँ पे, लेकिन जो स्टेटमेंट्स उन्होंने रिकॉर्ड किए थे पुलिस ऑफिसर ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनकी किसी भी प्रकार की एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी, उनको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये कहता क्या है, यहाँ पर सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जितने भी कंप्लेनेंट हैं या फिर जो भी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं उनसे उनको एक बॉन्ड में एंटर करवाया जाएगा। बॉन्ड की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो ये होंगी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल जब भी हम आपकी प्रेजेंस को चाहेंगे आप अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शैल रिक्वायर द कंप्लेनेंट एंड सो मेनी ऑफ द पर्सन्स हु अपीयर टू सच ऑफिसर टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ये जो है ना आपका, दीज ऑल आर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस एज ही मे थिंक नेसेसरी to execute a bond to appear before the magistrate is thereby directed and prosecute or give evidence as the case may be in the matter of the charge against the accused। ठीक है, उनसे बॉन्ड एंटर किया जाएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको क्यों उनको एक बॉन्ड में एंटर करवाया जा रहा है? इसका जवाब दीजिए मुझे, सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है कि उनको आखिर एक बॉन्ड में एंटर क्यों करवाया जा रहा है। अगर मैं आपको इसकी रीजनिंग दूं तो इसकी रीजनिंग ये है इसकी रीजनिंग ये है कि जो एक्यूज्ड होता है ना, ये उसका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू फेयर ट्रायल। ठीक है, बिकॉज ही स्टिल एन एक्यूज्ड, वो अभी भी एक्यूज्ड है, वो कन्विक्ट नहीं हुआ है। आपने खाली एलिगेशंस लगाए हैं, आपने खाली एक्यूजेशंस लगाए हैं, ही इज नॉट द कन्विक्ट। वो एलिगेशंस या एक्यूजेशंस अभी प्रूव नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जो राइट टू फेयर ट्रायल का जो ये अम्ब्रेला है ना,
इसके अंदर बहुत सारे राइट आते हैं, जिनमें से एक राइट है राइट टू फेस द एक्यूजर, ठीक है, या फिर कन्फ्रंट द एक्यूजर। ठीक है, और जो आपको ये जो राइट में लिख रहा हूं ना, दीज राइट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाया 6th अमेंडमेंट। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ द 6th अमेंडमेंट दीज राइट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज ऑल आर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड, कि उसके पास ये राइट है, फंडामेंटल राइट है कि जब उसका ट्रायल चल रहा होगा तो उस टाइम पर जिस बंदे ने उसके अगेंस्ट में एलिगेशन लगाया है वो उसको कन्फ्रंट कर सके, वो उसको देख सके, उसको फेस कर सके। ठीक है, फॉर दीज रीजनिंग जो भी आपके ये कंप्लेनेंट होते हैं और प्रोसिक्यूशन विटनेसेस होते हैं, इनको एक बॉन्ड में एंटर करवाया जाता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल और इंक्वायरी आप अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करेंगे। अब सपोज प्रोसिक्यूशन विटनेस है, ठीक है, उसने अपनी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करवाया अंडर सेक्शन 161, उसने बोला कि हाँ मैंने एक्यूज को देखा था, ये चाकू लेके भागा था एग्रीव्ड के पीछे और उसको चाकू मारा था, मैंने सब कुछ देखा था। ठीक है, अब वो बंदा ट्रायल के टाइम पे आया ही नहीं। अब मतलब जो प्रोसिक्यूशन था वो श्योर हो गया कि हाँ भाई इस बंदे ने सब कुछ देखा है, आंखों देखी घटना है इसकी, ठीक है, तो इसको हम बुलाएंगे ट्रायल के टाइम पे। अब ये बंदा ट्रायल पे आया ही नहीं, तो प्रोसिक्यूशन जो एलिगेशन है उनको प्रूफ कैसे करेगा, जज को सेटिस्फाई कैसे करेगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड वगैरह है ना, ये इसीलिए एंटर करवाया जाता है ताकि ये लोग अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करवा सके और जो ट्रायल है वो फेयरली हो सके। ठीक है, अब आते हैं सबसेक्शन 3 पे। If the court of the chief judicial magistrate is mentioned in the bond, such court shall be held to include any court to which such magistrate may refer the case for inquiry or trial, provided reasonable notice of such reference is given to such complainant or persons. अब देखिए सबसेक्शन 3 क्या कहता है। ये बोलता है कि अगर सपोज जो बॉन्ड है उसमें ये लिखा है कि आपको अपनी प्रेजेंस को सीजीएम के पास में इंश्योर करवाना है, मतलब सीजीएम जो है वो ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए कॉग्निजेंस तो अब थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है चीज़ों को लेके। अब जो कॉग्निजेंस है वो तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास लेते हैं, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ शेड्यूल 1 हो सकता है कि उनके पास उस पर्टिकुलर ऑफेंस का ट्रायल करने का पावर ही ना हो, क्योंकि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है ये कितने टर्म की पनिशमेंट दे सकते हैं, 1 साल की, और फर्स्ट क्लास कितना दे सकते हैं, 3 साल की। ठीक है, अब जो ऑफेंस आया था उसकी पनिशमेंट ही थी 7 साल। ठीक है, और वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सीजीएम था, बाय वर्च्यू ऑफ शेड्यूल 1। तो यहां पर क्या होगा, कॉग्निजेंस फर्स्ट क्लास ले लेंगे लेकिन कॉग्निजेंस लेने के बाद वो जो मैटर होगा ना वो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 322, सेक्शन 323 एंड सेक्शन 325 ऑफ सीआरपीसी, by virtue of these sections he will send the matter before the CJM। ठीक है, जिनके पास पावर है उस मैटर को एक्सक्लूसिवली ट्राई करने की। मैंने ये सेक्शंस को बहुत ही इन डेप्थ कवर किया था, आप मेरे पुराने लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं इन सेक्शंस को समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि अगर CJM उस मैटर का ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है, एंड अगेन जब CJM के पास वो मैटर ट्रायल के लिए गया तो ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि शायद मुझे ये ट्रायल नहीं करना चाहिए। ठीक है, द सीजीएम वॉज ऑफ द ओपिनियन कि मुझे ट्रायल नहीं करना चाहिए, और वो क्या करते हैं किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को, एससी लिख दे रहा है, इट्स नॉट सुप्रीम कोर्ट, इट्स सबॉर्डिनेट कोर्ट, किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को वो मैटर रेफर कर देते हैं। तो अगर मैटर किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को चला गया है तो अगेन क्या कहते हैं कि जो कंप्लेनेंट है एंड जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं उनको बॉन्ड में एंटर नहीं करने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है, दोबारा उनको बॉन्ड में एंटर नहीं करवाया जाएगा, दोबारा उनसे बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करवाया जाएगा कि अब इस सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास आपका केस ट्रांसफर कर दिया गया तो आप अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करोगे बिफोर द सबॉर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, फिर से रीड करता हूं। इफ द कोर्ट ऑफ द सीजीएम इज मेंशन्ड इन द बॉन्ड, सच कोर्ट शैल बी हेल्ड टू इंक्लूड एनी कोर्ट टू विच such magistrate may refer the case for inquiry or trial, provided reasonable notice of such reference is given to such complainant or persons। ठीक है, मतलब यही है इसका कि जब सीजीएम जब कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेंशन होगा तो वहां पर उससे जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट है, दैट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जो भी उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, दे ऑल विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोबारा आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाएगा कि आप अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करोगे बिफोर द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स।
क्लियर है आपको सबसेक्शन 3? होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे. Subsection 4, the officer in whose presence the bond is executed shall deliver a copy thereof to one of the persons who executed it and shall then send to the magistrate the original with his report. ठीक है. सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, ध्यान समझिएगा. ये कहता है कि जब बॉन्ड एंड जब कंप्लेनेंट और प्रोसिक्यूशन विटनेसेस बॉन्ड में एंटर कर जाएंगे तो बॉन्ड की एक कॉपी जो कंप्लेनेंट है और जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस है उनको दिया जाएगा. एंड अलॉन्ग विद दैट जो बॉन्ड है, जो ओरिजिनल कॉपी है बॉन्ड की, इट विल बी सेंड टू द मैजिस्ट्रेट अलॉन्ग विद द रिपोर्ट विच इज चार्जशीट. ठीक है, ये जो रिपोर्ट है ना, इट इज रेफरिंग टू द चार्जशीट विच इज अंडर सेक्शन 173. पढ़ेंगे अभी सेक्शन 173 को भी. ठीक है, तो 170 के अंदर सब कुछ क्लियर हो गया ना. इट टॉक्स अबाउट सफिशिएंट एविडेंस. सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आपने जितने भी आर्टिकल या वेपन को कलेक्ट किया है वो सारी की सारी चीज़ें आपको फॉरवर्ड करनी पड़ेगी टू द मैजिस्ट्रेट. एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी कंप्लेनेंट है और जो भी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं दे विल बी मेड टू एंटर इनटू अ बॉन्ड. ठीक है, ताकि वो अपनी प्रेजेंस को इंश्योर कर सकें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल. सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि अगर सीजीएम का नाम मेंशन्ड है बॉन्ड में, ठीक है, तो वहां पर इट विल बी डीम्ड कि जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं दे ऑल विल बी इंक्लूडेड. ठीक है, मतलब अगर सीजीएम ने मैटर रेफर कर दिया है किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को तो वहां पर ये नहीं है कि दोबारा जो कंप्लेनेंट और प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं उनको बॉन्ड में एंटर करवाया जाएगा. सबसेक्शन 4 क्या कहता है? इट सेज कि जब बॉन्ड में एंटर करवा दिया जाएगा तो उसके बाद बॉन्ड की एक कॉपी कंप्लेनेंट और विटनेसेस को दी जाएगी. ठीक है, मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को. एंड जो ओरिजिनल कॉपी होगी इट विल बी फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट अलॉन्ग विद द चार्जशीट. मतलब चार्जशीट सबमिट होगी ना तो साथ में बॉन्ड को भी सबमिट किया जाएगा. ठीक है, सबसेक्शन 4 तक क्लियर हो गया ना. किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा. नाउ लेट्स कम डाउन टू सेक्शन 171. इट सेज complainant and witnesses not to be required to accompany police officer and not to be subjected to restraint. Complainant and witnesses who were made to enter into a bond under section 170 subsection 3 not to be required to accompany police officer and not to be subjected to restraint. आगे पढ़ते हैं. सबसेक्शन इसमें क्या बोल रहे हैं, सबसेक्शन तो है ही नहीं. नो कंप्लेनेंट और विटनेस ऑन हिज वे टू एनी कोर्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू accompany a police officer or shall be subjected to unnecessary restraint or inconvenience or required to give any security for his appearance other than his own bond. ठीक है, यहां पर ये क्या बोलता है? यहां पर ये बोलता है कि जब कंप्लेनेंट को बुलाया जाएगा कोर्ट में ट्रायल के टाइम पे या फिर इंक्वायरी के टाइम पे, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल और इंक्वायरी, जब कंप्लेनेंट या फिर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को बुलाया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि दे शुड बी अकम्पनीड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर एनी अदर पुलिस ऑफिसर. ऐसा नहीं है कि पुलिस ऑफिसर या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनको ट्रायल के टाइम पे उनके घर से उठा के लेके आएंगे. उनके पास उनकी खुद की एकोमोडेशन है, खुद की गाड़ियां हैं, वो खुद भी आ सकते हैं, बस पकड़ के, मेट्रो पकड़ के, कैसे भी आ सकते हैं. पुलिस ऑफिसर उनको उठा के नहीं लाएगी. द रीज़न इज ये प्रोहिबिशन क्यों डाला गया है? पहली चीज़, अब आप घर पे जा रहे हो, प्रोसिक्यूशन विटनेस को घर से पुलिस वाले उठा के ले जा रहे हैं. अरे भाई, आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे कि हमको तो पहले से पता था ये कुछ गलत काम करता था, आज देखो पुलिस ही आ गई घर पे. ठीक है, एक तो ये रीजनिंग आपका हो गया. दूसरा रीजनिंग ये हो गया कि हो सकता है ट्रांजिट के टाइम पे, जर्नी के टाइम पे पुलिस ऑफिसर जो विटनेस है ना या फिर जो कंप्लेनेंट है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ठीक है, थोड़ा उसको बोल सकते हैं कि सही से बयान देना. मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, पुलिस ऑफिसर जो है वो विटनेसेस को लेके जा रहे हैं और मतलब पुलिस ऑफिसर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन टीम. जो प्रोसिक्यूशन हमारी आईपीएल की टीम है उसका ही पार्ट है पुलिस ऑफिसर. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो विटनेस को लेके जा रहे हैं तो वहां पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो उसको इंड्यूस कर सकते हैं कि ट्रायल के टाइम पे सही बयान देना, नहीं तो फिर अगले दिन तुम जेल में मिलोगे. ऐसे सिचुएशन तो क्रिएट हो सकते हैं ना, तो ऐसे सिचुएशन को भी अवॉइड करना है. इसीलिए पुलिस ऑफिसर जो है वो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को या फिर कंप्लेनेंट को अकम्पनी नहीं करेंगे वाइल दे आर कमिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल और इंक्वायरी. ठीक है, मैं फिर से पढ़ दे रहा. नो कंप्लेनेंट और विटनेसेस ऑन हिज वे टू एनी कोर्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी अ पुलिस ऑफिसर और शैल बी सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी रिस्ट्रेंट और इनकन्वीनियंस. ठीक है ना, ये है कि जब वो कोर्ट में आ रहे होंगे तो आप उनको बेड़ियां पहना दो. ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रेशर उनके ऊपर आपको नहीं डालना है, उनको किसी भी प्रकार की इनकन्वीनियंस नहीं होनी है while they are coming to give their testimony during the course of inquiry और ट्रायल. ठीक है, एंड जिस बॉन्ड में उनको एंटर करवाया जा रहा है वो पर्सनल बॉन्ड होगा खाली. मतलब वो कहेंगे कि हाँ हम अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करेंगे, हम बॉन्ड में एंटर कर रहे हैं. देखिए, अगर वो अपनी प्रेजेंस को इंश्योर नहीं करेंगे
इवन आफ्टर एंटरिंग इनटू द बॉन्ड, तो उनके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया जा सकता है, दैट इज सम अदर मैटर, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि व्हेन दे विल एंटर इनटू अ बॉन्ड, उनसे किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जब एक्यूज्ड को, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना सेक्शन 441, वहाँ पे क्या बोल रहा था कि जब एक्यूज्ड को बॉन्ड या फिर बेल पर छोड़ा जाता है तो उससे सिक्योरिटी ली जाती है, और जो सिक्योरिटी का अमाउंट होता है इट विल बी डिसाइडेड बाय द पुलिस ऑफिसर और कोर्ट, ठीक है। एक हद तक रीजनेबल होना चाहिए अमाउंट, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन जो आपके प्रोसिक्यूशन विटनेसेस या फिर जो कंप्लेनेंट है, इनसे किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा वाइल दे वर एंटरिंग इनटू द बॉन्ड। ये क्लियर है आपको? प्रोवाइजो पे आते हैं। प्रोवाइजो को कैसा इंटरप्रिटेशन देते हैं? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी कंप्लेनेंट और विटनेस refuses to attend or to execute a bond as directed in section 170, the officer in charge of the police station may forward him in custody of the magistrate, who may detain him in custody until he executes such bond or until the hearing of the case is completed. अब यहां पर क्या बोल रहा है कि सेक्शन 170 सबसेक्शन 4 के अंदर, सेक्शन 170 आई एम सो सॉरी, इट्स सबसेक्शन 3, हाँ, सेक्शन 170 सबसेक्शन 3 के अंदर जो कंप्लेनेंट और प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं, दे वर मेड टू एंटर इनटू अ बॉन्ड, ठीक है। अब वो मना कर दिए, अब वो बोले कि भैया हम तो ट्रायल पे नहीं आएंगे, जो करना है कर लो, ठीक है। वो बंदा सेक्शन 161 के अंदर अपनी स्टेटमेंट्स भी दिया, ठीक है। वो बंदा पुलिस ऑफिसर की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको एक डायरेक्शन भी दिया। अब जब उसको ट्रायल पे बुलाया जा रहा है तो वो कह रहा है कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। गोवा की ट्रिप होती है ना, अक्सर बन जाती है, लास्ट में एक बंदा बैक ऑफ कर जाता है, ये वही वाला सिचुएशन है। अब वो बैक ऑफ कर रहे हैं, दे आर सेइंग कि नहीं हम ना बॉन्ड एंटर करेंगे, बॉन्ड में एंटर करेंगे, ना ही मतलब हम अटेंड, ना ही हम लोग ट्रायल या फिर इंक्वायरी के टाइम पे अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करेंगे। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो ऑन द स्पॉट पुलिस ऑफिसर उनको अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। पुलिस ऑफिसर उनको अरेस्ट कर लेंगे और बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 57 अरेस्ट करने के बाद विद इन 24 आवर्स उसको मैजिस्ट्रेट के सामने, यानी कि जो आपके कंप्लेनेंट या फिर विटनेसेस हैं जिन्होंने बॉन्ड एग्जीक्यूट करने से मना कर दिया, उनको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे विद इन 24 आवर्स बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 57 एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 2, ठीक है। मतलब जो 24 घंटे का टाइम फ्रेम है वो सब पे अप्लाई होता है। अब अरेस्ट होने के बाद कोई भी बंदा अरेस्ट हो रहा है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूज्ड ही है जो अरेस्ट हो रहा है, वो एक्यूज भी हो सकता है, वो विक्टिम भी हो सकता है, वो विटनेस भी हो सकता है, ठीक है। जिस भी टाइम पर वो अरेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो जो 24 घंटे का जो टिकटॉक आपकी घड़ी है ना वो चालू हो जाएगी और उतने टाइम फ्रेम में आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और जो मैजिस्ट्रेट हैं जब उनके सामने उस प्रोसिक्यूशन विटनेस या फिर कंप्लेनेंट को प्रेजेंट किया जाएगा जिसने बॉन्ड में एंटर करने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, तो मैजिस्ट्रेट वहाँ पे क्या करेंगे, उसको जुडिशियल कस्टडी में डाल देंगे। हु मे डिटेन हिम इन कस्टडी, ठीक है, यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी की बात हो रही है, पुलिस कस्टडी की बात नहीं हो रही है। और जुडिशियल कस्टडी में भी कब तक रखा जाएगा? जब तक कि ही एग्जीक्यूट सच बॉन्ड, ठीक है, या फिर अंटिल द हियरिंग ऑफ द केस इज कंप्लीटेड। बेसिकली उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा, ठीक है, तब तक जब तक कि वो बॉन्ड में एंटर ना कर ले, वो कह ना दे कि हाँ मैं अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करूंगा, या फिर वो अभी मना कर रहे हैं। अब उसको जज के पास ले गए, हिम्मत देख रहे हो बंदे की, जज के पास ले गए, वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं तो नहीं करूंगा भाई, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं बॉन्ड में एंटर नहीं करूंगा, ठीक है। तो वहां पर उसको अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा, ठीक है। एंड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 267 अगर बंदे ने रिफ्यूज किया है तो उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। एंड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 267 जो आपका कंप्लेनेंट एंड प्रोसिक्यूशन विटनेस है वो रिफ्यूज टू एंटर इनटू द बॉन्ड, ठीक है, उनको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल एट टाइम टू टाइम बुलाया जाएगा, क्योंकि भैया आपने बॉन्ड तो एंटर किया नहीं, तो अब आप रहिए जुडिशियल कस्टडी में जब तक कि ट्रायल कंप्लीट ना हो जाए। और जब भी आपको आपकी प्रेजेंस चाहिए होगी तो चुपचाप हम आपको जेल से उठा के ले आएंगे, आप कहीं ना भाग पाएंगे और आप अपनी प्रेजेंस को भी इंश्योर कर लोगे। क्लियर है आपको यहाँ तक? और अंटिल द हियरिंग ऑफ द केस इज कंप्लीटेड, ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा क्लियर है, कोई डाउट नहीं है सेक्शन 171 में। तो 170 और 171 दे बोथ आर इंटैंगल टुगेदर एक तरीके से। 170 में बॉन्ड एंटर करने के लिए कहा जाता है, 171 में उन्होंने बॉन्ड एंटर करने से मना कर दिया, तब क्या होगा उनके साथ, वो सिचुएशन से डील किया गया अंडर सेक्शन 171, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 172 पे।
ये है हमारी आज की मेजर डिस्कशन। इससे पहले कि जितने भी सेक्शन थे आपके लिए बस समझना इंपॉर्टेंट था, इसमें ना कोई केस लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस इनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको समझा दी है। नाउ लेट्स कम डाउन टू सेक्शन 172, डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक बहुत ही फेमस लैंग्वेज में केस डायरी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको 3 प्रकार की डायरीज मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। एक होती है आपकी जनरल और डेली डायरी, ठीक है, ये वो मेंटेन करते हैं बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट 1861। इसको मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया था ललिता कुमारी केस में। दूसरा जो होता है वो होता है एफआईआर डायरी, ठीक है, एफआईआर डायरी और एनसीआर डायरी, ठीक है, जहां पर क्या होता है जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन होती है उसको रजिस्टर किया जाता है अंडर सेक्शन 154, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन होती है उसको रजिस्टर किया जाता है अंडर सेक्शन 155। जो आपकी एफआईआर डायरी और एनसीआर डायरी होती है, इनका फॉर्म कौन प्रिस्क्राइब करता है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मेट में आपको इस डायरी को मेंटेन करना है, इसका फॉर्म प्रिस्क्राइब किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब लास्ट में आपकी आती है केस डायरी, ठीक है, जिसको मेंटेन किया जाता है बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 172 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। अब ये केस डायरी क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। केस डायरी होता क्या है? जब पुलिस ऑफिसर किसी कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करते हैं, एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में उनको प्रायर परमिशन भी मिल जाती है मजिस्ट्रेट से इन्वेस्टिगेशन करने की, तो वहाँ पर भी उनको केस डायरी मेंटेन करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि केस डायरी को मेंटेन करना खाली एफआईआर में कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन में ही मैंडेटरी है। मैंडेटरी भी नहीं कहेंगे एक तरीके से, बस बता रहा हूँ कि मेंटेन करते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। केस डायरी में क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर personally, and it includes the day-to-day investigation conducted by the police, ठीक है। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, केस डायरी को एक और नाम दिया गया विच इज कंपोजिट डायरी, ये लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आइए समझते हैं केस डायरी क्या है। इट सेज डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, विच चैप्टर? चैप्टर 12। कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर चैप्टर 12 के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, शैल, देखिए इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर, day by day enter his proceeding in the investigation in a diary of the investigation in diary, setting forth the time at which the information reached him, the time at which he began and closed his investigation, the place or places visited by him, and a statement of the circumstances ascertained through his investigation. सेक्शन 172 ये कहता है, सब सेक्शन 1 बेसिकली, कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर बाय वर्च्यू ऑफ चैप्टर 12 इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मतलब जब उसने इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया, जिस टाइम पर उसने जिस टाइम पर उसने एफआईआर को रजिस्टर किया, किस टाइम पर वो किस जगह को विजिट किया, वाइल कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन उसने किस किस आर्टिकल्स को कलेक्ट किया, किन विटनेसेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया। मैंने आपको ये चीज़ बताया था ना कि सेक्शन 160 के अंदर आई एम सो सॉरी, सेक्शन 160 के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास पावर है टू रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द विटनेसेस, ठीक है। और सेक्शन 161 के अंदर उनके एग्जामिनेशन करने के बाद जो भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को लगती है रेलेवेंट है, उन रेलेवेंट स्टेटमेंट्स को ही कैन रेड्यूस इनटू राइटिंग, ठीक है। जो भी रेलेवेंट स्टेटमेंट्स हैं पुलिस ऑफिसर उनको राइटिंग में रिड्यूस कर सकता है। क्या इन स्टेटमेंट्स की किसी भी प्रकार की एविडेंशियरी वैल्यू है? मतलब कि क्या प्रोसिक्यूशन इसको किसी भी प्रकार से क्या प्रोसिक्यूशन इन स्टेटमेंट्स को
एविडेंस के फॉर्मेट में यूज कर सकता है, नहीं कर सकता है। एक्यूज कर सकता है अंडर सेक्शन 145 फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन और क्रॉस एग्जामिनेशन, कॉन्ट्राडिक्शन और क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 162 की डिस्कशन में। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो प्लीज आप सेक्शन 162 की जो डिस्कशन थी उसको रेफर कर लीजिए। ठीक है। हाँ, तो यहां पर ये क्या बोल रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर है वाइल इज कंडक्टिंग ए इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12, उसने जो भी प्रोसीडिंग, अच्छा मैं आपको सॉरी पूरी बात नहीं बताया। हाँ, तो चलिए ये तो आपका हो गया सेक्शन 161 की स्टेटमेंट्स। अब पुलिस ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो जो क्राइम, जहाँ पे क्राइम हुआ होता है उस स्पॉट पे भी जाते हैं, जाते कि नहीं जाते हैं? जहाँ पे क्राइम हुआ है उस स्पॉट पे भी जाते हैं, अगल बगल के लोगों से ही बातचीत करते हैं कि आपने कुछ क्राइम होते हुए देखा कि नहीं देखा, रात में आप कितने बजे सोए थे, ऐसे मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, उनके बयान लेते हैं। तो वो जो सारे के सारे बयान होते हैं ना, वो केस डायरी में एंटर की जाती है। अब जो वो बयान ले रहे हैं, जो वो स्टेटमेंट्स ले रहे हैं स्पॉट पे जाके, क्या ये स्टेटमेंट 161 की है? नहीं, ये दूसरी स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, 161 की स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो पुलिस ऑफिसर किसी इंसान को 160 के अंदर बुला के फिर रिकॉर्ड करता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है, एट दैट टाइम ऑल्सो जो वो केस डायरी मेंटेन करके रखा होता है उसके अंदर कोई भी और स्टेटमेंट होती है जो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर उन्होंने रिकॉर्ड की होती है उसको भी एंटर करता है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि पुलिस ऑफिसर जो है वाइल इज कंडक्टिंग ए इन्वेस्टिगेशन, जो भी उसकी प्रोसीडिंग होगी, चाहे वो स्टेटमेंट हो रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161, चाहे वो स्टेटमेंट हो जो उन्होंने रिकॉर्ड किया वाइल इज कंडक्टिंग ए इन्वेस्टिगेशन स्पॉट पे जाके, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें उनको केस डायरी में एंटर करनी पड़ेगी। एंड अलॉन्ग विद दैट, आई एम सो सॉरी, अलॉन्ग विद दैट उनको ये भी बताना पड़ेगा कि किस टाइम पर उन्होंने एफआईआर को रजिस्टर किया, मतलब किस टाइम पर एक्यूज पुलिस स्टेशन आया और इंफॉर्मेशन दिया कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का कमीशन हुआ है। ठीक है, उसके साथ ही साथ जैसे सपोज मान लीजिए 6 दिसंबर को पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की सुबह के 7 बजे, तो ये भी उनको लिखना पड़ेगा केस डायरी में। फिर ये लिखना पड़ेगा कि 6 बजे शाम के 6 बजे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दी मतलब उस दिन की इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दी। तो ये भी लिखना पड़ेगा कि 6 दिसंबर की इन्वेस्टिगेशन हमने 6 बजे शाम को क्लोज कर दी थी और सुबह 7 बजे हमने शुरू की थी। ठीक है, तो ये जितनी भी डे टू डे की प्रोसीडिंग होती है, ये सारी की सारी प्रोसीडिंग एंटर की जाती है केस डायरी में। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं। एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल डे बाय डे एंटर हिज प्रोसीडिंग इन द investigation in a diary, setting forth the time at which the information reached him, the time at which he began and closed his investigation, the place or places visited by him, and a statement of the circumstances as ascertained through his investigation. ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनको एंटर करना पड़ेगा इन द केस डायरी। ठीक है, मतलब जो भी वो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब जो भी डेवलपमेंट हो रहा है कि हमने जब इस इंसान से बात किया, पुलिस ऑफिसर ने उसमें ये चीज़ लिखा है कि जब हमने इस पर्टिकुलर व्यक्ति से बात किया तो वी केम टू द कंक्लूजन, हाँ यहाँ पर जो एक्यूज है इसने क्या पता ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, तो जो भी डेवलपमेंट्स रहेंगी, जो भी सर्कमस्टांसेस निकल के आएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें उनको केस डायरी में एंटर करनी पड़ेगी। 1A पे आते हैं। अच्छा ठीक है, 1A पे जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। सवाल ये है कि क्या होगा अगर पुलिस ऑफिसर जो है वो केस डायरी को मेंटेन ही ना करें, वो बनाए ही ना। क्या ऐसा हो सकता है कि केस डायरी को पुलिस ऑफिसर प्रिपेयर ही ना करें? इवन दो सेक्शन 172 इसको मैंडेटरी करता है कि आपको लिखना पड़ेगा, इसके बावजूद अगर पुलिस ऑफिसर ने सपोज केस डायरी नहीं बनाया तो क्या होगा? ये इसका जवाब आपको मिलेगा पुल्लुकुरी कुट्टैया वर्सेस किंग एम्परर में। अब इसमें देखिए कोर्ट ने क्या कहा था। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ द पुलिस ऑफिसर हैज not prepared the case diary while conducting the investigation, it will not directly affect the merits of the case and the proceeding will not get vitiated. However, the court will become a little suspicious about the role of the investigating officer and will seek an explanation as to why the case diary was not prepared if the investigating officer was not able to give a reasonable justification for the same, then the testimony of the investigating officer will not be relied upon. इसका मतलब यहाँ पर यही है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 172 के अंदर केस डायरी मेंटेन नहीं की तो इससे ये नहीं होगा कि जो पूरा केस है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि केस वहीं पे खत्म हो जाएगा, अरे भैया आपने तो केस डायरी बनाई नहीं, हम केस क्लोज कर रहे हैं, मतलब मैजिस्ट्रेट कहते हैं हम केस ही क्लोज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
होगा क्या कि जो मैजिस्ट्रेट हैं, जो मतलब ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं, वो पहले पूछेंगे पुलिस ऑफिसर से, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, कि आपने केस डायरी मेंटेन क्यों नहीं की। अब वहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, मैजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजनिंग मैंने केस डायरी मेंटेन नहीं की। अब अगर पुलिस ऑफिसर ने कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं दिया, ठीक है, फॉर नॉट मेंटेनिंग द केस डायरी, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की टेस्टिमनी ली जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, उस पर रिलाय नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब ट्रायल होता है ना, तो जो आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं उनको भी बुला के उनकी भी टेस्टिमनी ली जाती है, ठीक है, कि उनका ओपिनियन क्या है केस को लेके। तो वो जो भी ओपिनियन देंगे उस पर रिलाय नहीं किया जाएगा, मतलब उनके स्टेटमेंट की किसी भी प्रकार की जो उनकी स्टेटमेंट है, इट विल नॉट बी एडमिसेबल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 1A पे। द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस, हाँ, the places of places visited by him and a statement of the circumstances ascertained through his investigation. 1A. The statements of witnesses recorded during the course of investigation under section 161 shall be inserted in the case diary. सेक्शन 161 के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स पुलिस ऑफिसर ने रेड्यूस इनटू राइटिंग किया है, वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स को एंटर किया जाएगा इन द केस डायरी। नाउ 1B, द डायरी रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी अ वॉल्यूम एंड ड्यूली पेजिनेटेड। अब इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यहां पर यह है कि जो केस डायरी पुलिस ऑफिसर मेंटेन करते हैं, ठीक है, सपोज ऐसे मैं पेजेस दिखा रहा हूं, ये मतलब पेज नंबर सपोज 35 है, ये पेज नंबर 36 है, मैंने खोला है, अभी केस डायरी खोल के रखा है, ठीक है, मैं 3D डिजाइन नहीं बनाया हूं, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग बाय द वे। सो पेजिनेटेड होगा, मतलब पेजिनेटेड मतलब क्या होता है कि जो केस डायरी होगी ना, उस पे हर पेजेस पे नंबर लिखा होगा। क्यों लिखा होगा कि मान लीजिए पुलिस ऑफिसर ने कुछ मैटर डाला है केस डायरी के अंदर, ठीक है, तो ये नहीं कि वो उस पेज को फाड़ दें। अगर उन्होंने फाड़ा, ठीक है, तो क्या होगा फिर, जब उस केस डायरी को कोर्ट, मैं बताऊंगा अभी आगे, कोर्ट जो है ना उस केस डायरी को समन कर सकता है, ठीक है, तो जब कोर्ट उस केस डायरी को समन करेगा और उसको पढ़ेगा और उसको पता चलेगा कि इसमें कुछ पेजेस मिसिंग हैं, अगेन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उससे सवाल पूछा जाएगा, भैया आपने पेज क्यों फाड़ा। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर पेज फाड़ रहा है तो उसकी दो रीजनिंग हो सकती है, या तो वो एक्यूज से मिला हुआ है या तो प्रोसिक्यूशन से मिला हुआ है, ठीक है। तो यहां पर किसी भी प्रकार का आर्बिट्ररी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, इसीलिए जो आपकी केस डायरी होगी ना, इट विल बी पेजिनेटेड, मतलब कि उस पर नंबर्स लिखे रहेंगे, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो आपकी केस डायरी है वो वॉल्यूमिनस भी हो सकती है। वॉल्यूमिनस मतलब क्या, जरूरी नहीं है कि केस डायरी खाली एक ही हो, मतलब एक ही बुक में हो, कई सारे उसके बुक्स हो सकते हैं, मतलब कई सारी डायरीज हो सकती है, मोर देन वन हो सकता है, वॉल्यूमिनस भी हो सकता है। कई बार होता है कुछ मैटर जो होते हैं ना, उनकी इन्वेस्टिगेशन इतनी ज़्यादा चलती है, इतनी बड़ी चलती है कि उसमें कई सारी डायरीज बन जाती है, कई सारी केस डायरीज बन जाती हैं, ठीक है। तो ये उस सिचुएशन की बात कर रहा है कि केस डायरी जो है इट विल बी पेजिनेटेड, अलॉन्ग विद दैट इट विल बी वॉल्यूमिनस, मतलब कि ज़रूरी नहीं सिर्फ एक वॉल्यूम में हो, उससे ज़्यादा वॉल्यूम्स में भी हो सकता है। 1A 1B क्लियर हो गया ना। 1A क्या कहता है, 1A कहता है कि जो भी आपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए 161 के अंदर, वो आपको एंटर करने पड़ेंगे इन द केस डायरी। 1B कहता है कि जो आपकी केस डायरी होगी इट विल बी पेजिनेटेड एंड इट कैन बी वॉल्यूमिनस। सबसेक्शन 2, any criminal court may send for the police diaries of a case under inquiry or trial in such court and may use such diaries not as evidence in the case but to aid it in such inquiry or trial. Subsection 2 कहता है any criminal court may send for the police diaries of a case under inquiry or trial in such court and may use such diaries not as evidence in the case but to aid it in such inquiry or trial. ठीक है, यहां पर ये क्या बोलता है, यहां पर ये बोलता है कि जो केस डायरी होगी ना, उसकी किसी भी प्रकार की एविडेंशियल वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। केस डायरी की किसी भी प्रकार की केस डायरी will not hold any type of evidentiary value, ठीक है। केस डायरी की किसी भी प्रकार की एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। बट जो मैजिस्ट्रेट हैं वो उस केस डायरी को समन कर सकते हैं अपनी इंक्वायरी और ट्रायल के लिए, मतलब ट्रायल के टाइम पे और इंक्वायरी के टाइम पे मैजिस्ट्रेट उस केस डायरी को अपने पास मंगवा सकते हैं, ठीक है, ताकि वो जो
केस डायरी है वो इंक्वायरी और ट्रायल में एड कर सके, ठीक है। मतलब जो केस डायरी का पर्पस होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, इट विल बी ओनली फॉर एडिंग, ठीक है, सिर्फ एड करने के पर्पस से यूज किया जाएगा। अब जैसे एड करने का पर्पस क्या हो सकता है, सोचिए आप केस डायरी का यूज और कहाँ पे होता है। याद करिए जब हमने सेक्शन 167 को पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर 24 घंटे के टाइम फ्रेम में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई और एक्यूज को प्रोड्यूस किया गया है इन पर्सन बिफोर द मैजिस्ट्रेट, तो साथ ही साथ जो पुलिस ऑफिसर है उनको केस डायरी भी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी अगर उनको डिटेंशन को इंक्रीज करवाना है। वहां पे भी अगर केस डायरी नहीं प्रोड्यूस की गई तो ऑब्वियस सी बात है डिटेंशन तो मिल जाएगी लेकिन पुलिस कस्टडी नहीं मिलेगी, जुडिशियल कस्टडी मिलेगी, ठीक है। तो जो केस डायरी होती है ना वो खाली एड करती है मैजिस्ट्रेट को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है, ये आपको क्लियर है। सब सेक्शन 3 पे आते हैं। नीदर, अच्छा अब एक चीज और। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू समन द प्रोडक्शन ऑफ केस डायरी ऑफ वन केस इन सम अदर केस एंड प्रोसीडिंग। अब हमने ये तो कह दिया कि इस पर्टिकुलर केस में जो भी केस डायरी आपने मेंटेन की है वो तो आप नहीं यूज कर सकते एज एन एविडेंस, ठीक है। उस पर्टिकुलर केस में आप उस केस डायरी को एविडेंस के फॉर्मेट में यूज नहीं कर सकते। बट इज देयर एनी प्रोहिबिशन फॉर द यूजेज ऑफ द केस डायरी इन सम अदर ट्रायल और प्रोसीडिंग। लेट्स रीड। इन स्टेट ऑफ केरला वर्सेस बाबू एंड अदर्स, the court observed that section 172 prohibits the accused of a particular case from obtaining the case diary of that particular case, ठीक है। it does not prohibit him as per the language of section 172 from obtaining the case diary of some other case or proceeding even though the proceeding is sub judice, ठीक है। the court can issue its summon, ठीक है। the court can issue summon for the production of case diary of some other case under section 91 CRPC। section 91 CRPC कोर्ट को ये पावर देता है कि वो किसी और केस की केस डायरी को समन कर सकते हैं और उस केस डायरी को एज एन एविडेंस भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। इवन दो जो वो केस डायरी है ना वो किसी और केस में जो यूज हो रही है वो केस सब जुडिस है, मतलब अभी भी उसका ट्रायल चल रहा है, ठीक है। इट्स स्टिल अंडर ट्रायल, उसका कंक्लूजन नहीं आया है, तब भी उसको यूज किया जा सकता है। 91 क्या कहता है ये देख लेते हैं। समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग व्हेनेवर एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन कंसीडर्स, देखिए यहाँ पे कोर्ट के पास भी पावर है और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन के पास भी पावर है, दैट द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग इज नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर द पर्पस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड बाय और बिफोर सच कोर्ट और ऑफिसर, such court may issue a summons or such officer a written order to the person in whose possession or power such document or thing is believed to be, requiring him to attend and produce it or to produce it at the time and place stated in the summons or order, ठीक है। बस सब सेक्शन 1 पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि अगर कोई कोर्ट है या फिर अगर कोई ऑफिसर इंचार्ज द पुलिस स्टेशन है, देवर ऑफ द ओपिनियन कि किसी और मतलब किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को समन करने की जरूरत है ताकि उस डॉक्यूमेंट को इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या फिर ट्रायल के टाइम फ्रेम पर यूज किया जा सके, ठीक है, तो वो उसको मंगवा सकते हैं। मतलब बेसिकली यही है कि किसी और केस की केस डायरी को समन किया जा सकता है और उसको एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया ना, दोनों केस लॉस आप लोग लिख लीजिएगा। सब सेक्शन 3 पे आते हैं। नीदर द एक्यूज्ड नॉर हिज एजेंट्स शैल बी इंटाइटल्ड टू कॉल फॉर सच डायरीज। ना एक्यूज्ड को ना उसके एजेंट्स को हम इनेबल कर रहे हैं कि केस डायरी को वो समन कर सकता है। क्यों? हमने पहले ये चीज बता दिया आपको कि केस डायरी की किसी भी प्रकार की एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है। जो कोर्ट होता है वो उसको खाली यूज कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ एडिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। जब उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू है ही नहीं तो एक्यूज जो है वो उसको यूज ही नहीं कर सकता, ठीक है। जो आपके विटनेसेस के स्टेटमेंट होते हैं ना वो एक्यूज को भेजे जाते हैं अंडर सेक्शन 207, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन जो केस डायरी होती है ना वो एक्यूज को नहीं भेजी जाती है। क्यों नहीं भेजी जाती है? क्योंकि केस डायरी की किसी भी प्रकार की एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है। केस डायरी को बस एडिंग के पर्पज से यूज किया जाता है। आगे, नॉर शैल ही और दे बी इंटाइटल्ड टू सी देम मेयरली बिकॉज दे आर रेफर्ड बाय एनी कोर्ट, ठीक है। अब अगर कोर्ट ने एडिंग के पर्पज से केस डायरी को समन किया है तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो एक्यूज है वो इंटाइटल्ड हो जाएंगे उस केस डायरी को देखने के लिए। अब कोर्ट का डिस्क्रिशन है भाई, कोर्ट तो ओमनीपोटेंट है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है ड्यूरिंग द ट्रायल। भगवान मतलब वैसे भगवान नहीं, लेकिन ट्रायल के टाइम पे तो कोर्ट ही भगवान है ना। तो अगर कोर्ट उसको केस डायरी को समन करता है सेक्शन 91 के वर्च्यू से, ठीक है, सॉरी हाँ, कोर्ट उसको समन करता है एडिंग के पर्पज से,
तो यहाँ पर जो आपके एक्यूज्ड हैं या फिर जो उसके एजेंट्स हैं, दे विल नॉट बी इंटाइटल टू सी द केस डायरी, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। मतलब जो एक्यूज्ड है वो तो केस डायरी को देख ही नहीं सकता, बिकॉज केस डायरी की किसी भी प्रकार की एविडेंशियल वैल्यू है ही नहीं। अब एक सवाल अगर आपके दिमाग में ये भी आ रहा हो कि क्यों नहीं एविडेंशियल वैल्यू, अरे भैया केस डायरी मेंटेन कौन कर रहा है? पुलिस। पुलिस किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव मशीनरी का। प्रोसिक्यूशन कौन कर रहा है? स्टेट कर रहा है। तो भैया जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पुलिस ऑफिसर ही स्टेट मशीनरी का पार्ट है जो प्रोसिक्यूट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है केस डायरी में फैब्रिकेशन के चांसेस हैं। तो आप केस डायरी को क्यों यूज कर रहे हो एज एन एविडेंस? ठीक है, आगे। बट इफ, अब देखिए यहां पे बट आ गया, बट if they are used by the police officer who made them to refresh his memory, or if the court uses them for the purpose of contradicting such police officer, the provisions of section 161 or section 145 as the case may be of the Indian Evidence Act 1872 shall apply. जनरल प्रिंसिपल ये कहता है कि केस डायरी को एज एन एविडेंस नहीं यूज किया जा सकता, लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर उस केस डायरी को समन करते हैं अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, भैया वॉल्यूमिनस है, बहुत सारे वॉल्यूम है। अब पुलिस ऑफिसर भगवान थोड़ी इंसानी है, उसने बहुत सारे फैक्ट्स लिखे होंगे केस डायरी के अंदर जो उसको याद नहीं होंगे। तो अब ड्यूरिंग द ट्रायल अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब उसकी टेस्टिमनी चल रही है वो केस डायरी को मंगवाता है अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, द मोमेंट द केस डायरी वॉज referred for the purpose of refreshing of memory by the investigating officer, the case diary will now be used by the accused for the purpose of contradiction or cross examination by virtue of section 145 of Indian Evidence Act. सेक्शन 145 में कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन और कॉन्ट्रडिक्शन होता है ये मैंने सेक्शन 162 के डिस्कशन में अच्छे से पढ़ा, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था। तो अगर आपको समझना है कि कॉन्ट्रडिक्शन और क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होता है तो आप लोग प्लीज़ सेक्शन 162 के डिस्कशन को रेफर कर लेना, ठीक है। बस मैं आपको ये समझा दे रहा कि अगर पुलिस ऑफिसर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए केस डायरी को मंगवाते हैं, या फिर अब पुलिस ऑफिसर जो है उनकी टेस्टिमनी ली जा रही है, कोर्ट के पास तो भैया केस डायरी जाती है फॉर द पर्पस ऑफ एडिंग। अब कोर्ट क्या करता है, वो उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है, वो कहता है अरे आपने तो केस डायरी में ये बोला है, अभी आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये तो गलत बोल दिया आपने, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर ये दोनों सिचुएशन खड़े हो जाते हैं, पहला कि द केस डायरी वॉज यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी बाय द पुलिस ऑफिसर, या फिर द कोर्ट यूज द केस डायरी फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रडिक्टिंग द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो यहां पर सेक्शन 161 और सेक्शन 145 विल बी अप्लाइड, और देन एक्यूज्ड विल बी मैं यहां पर नीचे लिख दे रहा, एक्यूज्ड विल बी इनेबल्ड by virtue of section 145 and section 161 of Indian Evidence Act 1872 to refer the case diary for the purpose of cross examination एंड कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कब यूज कर सकता है, इफ द पुलिस ऑफिसर यूज द केस डायरी फॉर रिफ्रेशिंग हिज मेमोरी, ठीक है, या फिर कोर्ट यूज द केस डायरी टू कॉन्ट्राडिक्ट द IO, दैट इज द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ये इतना आपको क्लियर है, ठीक है। सो काफ़ी सारी चीज़ें आज आप लोग ने कवर कर ली। मैं रिपीट करता हूं एक बार फिर से, 168 क्लियर है ना। सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 157, तो वो रिपोर्ट सबमिट करेगा टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो कि अगेन उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेंगे टू द मजिस्ट्रेट। 169 क्या कहता है, डेफिशिएंट एविडेंस। अगर डेफिशिएंट एविडेंस मिला है एंड द एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर, तो वो उसको रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो डेफिशिएंट एविडेंस की क्लोजर रिपोर्ट से बाउंड नहीं होते हैं। 170 सफिशिएंट एविडेंस, ठीक है। और अगर बंदा बेल पर बाहर है, पुलिस ऑफिसर ने सफिशिएंट एविडेंस कलेक्ट कर लिए, चार्जशीट सबमिट कर दिया है, तो देयर विल बी नो ऑटोमेटिक अरेस्ट बाय वर्च्यू ऑफ सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2021 सुप्रीम कोर्ट। मैं लिख देता हूँ, लास्ट लेक्चर मैंने लिखवाया था वैसे ये केस।
ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑटोमेटिक अरेस्ट यहाँ पर नहीं होगा। अगर बंदा बेल के टर्म्स एंड कंडीशन से कंप्लाई कर रहा है तो वहाँ पर उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं और कंप्लेनेंट हैं, दे विल बी मेड टू एंटर इनटू अ बॉन्ड, ताकि उनकी प्रेजेंस को इंश्योर करवाया जा सके, और इफ दे रेफ्यूज टू डू सो तो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। ठीक है, ये आपको क्लियर है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 172 केस डायरी के बारे में, केस डायरी में क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं। ठीक है, ये हमने अच्छे से पढ़ा, और केस डायरी की क्या एविडेंशियरी वैल्यू होती है ये हमने अच्छे से पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद चार्जशीट, दैट इज सेक्शन 173। ठीक है, आई होप आपको हर चीज़ समझ में आ गया होगा। मैंने सारे सेक्शंस बहुत इन डिटेल नहीं किया जो आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के हैं, बिकॉज इन सेक्शंस को मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है सेक्शन 162 की डिस्कशन में, तो प्लीज़ आप उसको एक बार रेफर कर लेना। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।